क्या 2026 दुनिया के लिए एक और आर्थिक तूफान लेकर आ रहा है? क्या हम फिर से वैसे ही इकोनॉमिक क्रैश के करीब खड़े हैं जैसे 2008 में देखा गया था? क्या महंगाई, बेरोजगारी और गिरते शेयर बाजार फिर से लाखों लोगों की जिंदगी बदल देंगे? क्या बैंक सुरक्षित हैं? क्या हमारी नौकरियां सुरक्षित हैं? क्या हमारी बचत सुरक्षित है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 में ग्लोबल रिसेशन सच में दरवाजे पर खड़ी है या ये सिर्फ डर और अफवाहों का नतीजा है? ये कहानी सिर्फ नंबर्स की नहीं है, ये कहानी है आम इंसान की रोजी रोटी की, ये कहानी है बाजार की साइकोलॉजी की, ये कहानी है गवर्नमेंट्स, सेंट्रल बैंक्स, कॉरपोरेशंस और कंज्यूमर्स के बीच एक ऐसे जोड़ की जो कभी कभी इतना उलझ जाता है कि पूरी दुनिया हिला देता है। आइए इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। अमेरिका के हाउसिंग मार्केट से शुरू हुआ क्राइसिस धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। लीमन ब्रदर्स जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक कोलैप्स हो गए, स्टॉक मार्केट्स क्रैश हुए, लाखों लोगों की नौकरी चली गई, घर जब्त हो गए, गवर्नमेंट्स को बैंक्स को बचाने के लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का बेल आउट देना पड़ा। उसके बाद सेंट्रल बैंक्स ने एक पावरफुल टूल का इस्तेमाल किया, इंटरेस्ट रेट्स को बहुत नीचे ला दिया, क्वांटिटेटिव ईजिंग जैसे मेजर्स लाए गए, मार्केट में लिक्विडिटी भर दी गई, सस्ता लोन, सस्ता पैसा, दुनिया की इकोनॉमी को दोबारा खड़ा करने की कोशिश हुई। कुछ सालों बाद जब दुनिया नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रही थी, तब 2020 में एक और झटका लगा, कोविड-19 पैंडेमिक। लॉकडाउन्स, फैक्ट्रीज बंद, ट्रैवल बंद, सप्लाई चेन टूट गई। गवर्नमेंट्स ने फिर से मैसिव स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस किए। अमेरिका, यूरोप, जापान, चाइना सब ने अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए अनप्रेसिडेंटेड पैसा सिस्टम में डाला। शॉर्ट टर्म में ये मेजर जरूरी थे, लेकिन हर इकोनॉमिक डिसीजन का एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होता है। 2021-2023 के बीच महंगाई यानी इन्फ्लेशन कई देशों में 40 सालों के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई। फ्यूल प्राइसेस, फूड प्राइसेस, हाउसिंग कॉस्ट सब बढ़ने लगे। इसका एक कारण था पैंडेमिक के बाद डिमांड का अचानक बढ़ना, जबकि सप्लाई चेन अभी फुल्ली रिकवर नहीं हुई थी। दूसरा कारण था यूक्रेन वॉर के बाद एनर्जी मार्केट में डिस्टर्बेंस। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक्स ने एक और पावरफुल टूल एक्टिवेट किया, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना। अमेरिका का फेडरल रिजर्व, यूरोप का यूरोपियन सेंट्रल बैंक और कई दूसरे सेंट्रल बैंक्स ने लगातार रेट हाइक्स किए। यहीं से रिसेशन की चिंता शुरू होती है। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने का मतलब है लोन महंगा होना। जब लोन महंगा होता है तो लोग कम खर्च करते हैं, कंपनीज कम इन्वेस्ट करती हैं, हाउसिंग मार्केट स्लो हो जाता है। अगर ये स्लो डाउन ज्यादा गहरा हो जाए तो इकोनॉमी कंट्रैक्शन में चली जाती है, जिसे हम रिसेशन कहते हैं। अब सवाल है, क्या 2026 में ये स्लो डाउन क्रैश में बदल सकता है? इसका जवाब समझने के लिए हमें कुछ की फैक्टर्स देखने होंगे। पहला फैक्टर, ग्लोबल डेट। आज दुनिया का टोटल डेट, जिसमें गवर्नमेंट्स, कॉरपोरेशंस और हाउसहोल्ड्स का कर्ज शामिल है, हिस्टोरिकल हाई लेवल पर है। जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे थे तब लोन लेना आसान था, लेकिन जब रेट्स बढ़ते हैं तो इसी कर्ज को चुकाना महंगा हो जाता है। कई डेवलपिंग कंट्रीज पहले ही डेट स्ट्रेस का सामना कर चुकी हैं। श्रीलंका जैसे देश ने डिफॉल्ट तक देखा। अगर ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स लंबी अवधि तक हाई रहते हैं तो कुछ देशों और कंपनीज के लिए डेट रीपेमेंट मुश्किल हो सकता है। ये फाइनेंशियल सिस्टम में प्रेशर क्रिएट करता है। दूसरा फैक्टर, बैंकिंग सेक्टर की स्टेबिलिटी। 2023 में कुछ रीजनल बैंक्स अमेरिका और यूरोप में कोलैप्स हुए, जिन्होंने मार्केट को याद दिला दिया कि इंटरेस्ट रेट रिस्क कितना पावरफुल हो सकता है। जब बैंक्स लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होल्ड करते हैं और इंटरेस्ट रेट्स तेजी से बढ़ते हैं तो उन बॉन्ड्स की वैल्यू गिर सकती है। अगर डिपॉजिटर्स पैनिक में पैसा निकालने लगे तो लिक्विडिटी क्राइसिस आ सकता है। हालांकि रेगुलेटर्स ने टाइमली इंटरवेंशन करके सिचुएशन को कंट्रोल किया, लेकिन इसने एक वार्निंग जरूर दी, फाइनेंशियल सिस्टम इंटरकनेक्टेड और सेंसिटिव है। तीसरा फैक्टर, जियोपॉलिटिक्स। रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक चल रहा है, मिडिल ईस्ट में टेंशन बना हुआ है, यूएस चाइना ट्रेड राइवलरी भी खत्म नहीं हुई है। अगर कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल शॉक आता है, जैसे ऑयल सप्लाई डिसरप्शन, तो इन्फ्लेशन दोबारा बढ़ सकती है और मार्केट्स पैनिक में आ सकते हैं। चौथा फैक्टर, चाइना की इकोनॉमी। चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। पिछले कुछ सालों में चाइना को प्रॉपर्टी सेक्टर क्राइसिस, स्लो ग्रोथ और डेमोग्राफिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। अगर चाइना की ग्रोथ सिग्निफिकेंटली स्लो हो जाती है तो ग्लोबल डिमांड पर असर पड़ता है। कमोडिटीज, एक्सपोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग सब इंटरकनेक्टेड है। पांचवा फैक्टर, टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन का इंपैक्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन तेजी से बढ़ रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में जॉब डिस्प्लेसमेंट का डर भी क्रिएट करते हैं। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और लोगों की इनकम पर असर पड़ता है तो कंजम्पशन गिर सकता है, जो इकोनॉमी का एक बड़ा इंजन है। अब एक और कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है,
रिसेशन और क्रैश में अंतर। रिसेशन जनरली इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है जिसमें जीडीपी 2 क्वार्टर्स तक गिरता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। लेकिन क्रैश या फाइनेंशियल क्राइसिस उससे ज्यादा सिवियर होता है, जैसे स्टॉक मार्केट कोलैप्स, बैंक फेलियर्स, क्रेडिट फ्रीज। 2026 के लिए जो चर्चा हो रही है वो ज्यादातर स्लो डाउन या रिसेशन की पॉसिबिलिटी पर है, ना कि गारंटीड फाइनेंशियल कोलैप्स पर। लेकिन मार्केट साइकोलॉजी कभी कभी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। अगर लोगों को लगता है कि क्रैश आने वाला है तो वो खर्च कम कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट्स रोक देते हैं, और ये खुद स्लो डाउन को तेज कर सकता है। ग्लोबल मार्केट्स आज डेटा ड्रिवन और हाइपर कनेक्टेड हैं। एक देश में नेगेटिव इकोनॉमिक डेटा आता है तो सेकंड्स में स्टॉक मार्केट्स रिएक्ट करते हैं। क्रिप्टो करेंसी मार्केट, टेक स्टॉक्स, कमोडिटीज सब एक दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड हैं। यूथ जनरेशन के लिए सवाल है, क्या जॉब सेफ रहेंगी? मिडिल एज लोग सोचते हैं, क्या रिटायरमेंट सेविंग सिक्योर हैं? सीनियर सिटीजन सोचते हैं, क्या महंगाई उनकी फिक्स्ड इनकम को खा जाएगी? यही डर रिसेशन को इमोशनल इशू बना देता है। अब सवाल है, क्या सेंट्रल बैंक्स के पास टूल्स खत्म हो गए हैं? नहीं, सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स एडजस्ट कर सकते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, गवर्नमेंट्स फिस्कल स्टिमुलस दे सकती हैं, लेकिन हर पॉलिसी का साइड इफेक्ट होता है। अगर रेट्स जल्दी कट किए जाते हैं तो इन्फ्लेशन दोबारा बढ़ सकती है। अगर रेट्स हाई रखे जाते हैं तो ग्रोथ स्लो हो सकती है। ये एक डेलिकेट बैलेंस है। इस दौरान एक और ट्रेंड देखने को मिल रहा है, डीग्लोबलाइजेशन या सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। कंपनीज चाइना पर डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश कर रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडिया, वियतनाम, मेक्सिको जैसे देशों में शिफ्ट हो रही है। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंज है जो कुछ देशों के लिए अपॉर्चुनिटी और कुछ के लिए चैलेंज बन सकता है। एनर्जी ट्रांजिशन भी एक फैक्टर है। फॉसिल फ्यूल्स से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये चेंज मैसिव इन्वेस्टमेंट डिमांड करता है। अगर ट्रांजिशन स्मूथ नहीं होता तो एनर्जी प्राइसेस वॉलेटाइल हो सकते हैं। तो क्या 2026 में नई रिसेशन आने वाली है? इकोनॉमिक फोरकास्टिंग एग्जैक्ट साइंस नहीं है। एनालिस्ट्स डेटा देखकर प्रोबेबिलिटीज बताते हैं। ग्रोथ स्लोडाउन के सिग्नल्स कई रीजन्स में दिखते हैं, लेकिन साथ ही एम्प्लॉयमेंट डेटा कुछ देशों में स्ट्रांग भी रहा है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स मिक्स्ड हैं। कंज्यूमर स्पेंडिंग अभी भी कई जगह रेजिलिएंट रही है। हिस्ट्री हमें सिखाती है कि इकोनॉमी साइकिल्स में चलती हैं। एक्सपेंशन, पीक, कंट्रैक्शन, रिकवरी। रिसेशन एक नेचुरल पार्ट है इकोनॉमिक साइकिल का, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस रेयर और सिवियर इवेंट्स होते हैं जो यूजुअली सिस्टेमिक वीकनेसेस से ट्रिगर होते हैं। आज सिस्टेमिक रिस्क्स मौजूद हैं, हाई डेट, जियोपॉलिटिकल टेंशन, पॉलिसी अनसर्टेनिटी, लेकिन साथ ही सेफगार्ड्स भी स्ट्रांग हुए हैं। बैंक्स पर स्ट्रिक्टर रेगुलेशन, बेटर कैपिटल बफर्स, फास्टर पॉलिसी रिस्पॉन्स। तो इसीलिए 2026 को लेकर एक्सट्रीम पैनिक या एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस दोनों ही गलत हो सकते हैं। रियल पिक्चर बीच में कहीं है, अनसर्टेनिटी। आम इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है अवेयरनेस। इकोनॉमिक स्लोडाउन का मतलब हमेशा डिजास्टर नहीं होता, लेकिन प्रेपरेशन और इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग जरूरी होती है। गवर्नमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस का रोल है ट्रांसपेरेंसी और स्टेबिलिटी मेंटेन करना। अंत में सवाल वही रह जाता है, क्या 2026 एक और 2008 बनेगा, या फिर यह सिर्फ एक माइल्ड स्लो डाउन होगा जिसे पॉलिसी मेकर्स मैनेज कर लेंगे? दुनिया की इकोनॉमी एक जायंट मशीन की तरह है। अगर एक गियर अटकता है तो वाइब्रेशन पूरी मशीन में महसूस होती है। आज कई गियर्स प्रेशर में हैं, डेट, इन्फ्लेशन, जियोपॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी शिफ्ट, लेकिन साथ ही इनोवेशन, डिजिटल ग्रोथ, रिन्यूएबल इन्वेस्टमेंट और इमर्जिंग मार्केट्स का एक्सपेंशन भी एक पॉजिटिव फोर्स है। इसीलिए ग्लोबल इकोनॉमिक क्रैश 2026 का सवाल सिर्फ भविष्य की प्रेडिक्शन नहीं, बल्कि प्रेजेंट की समझ है। डेटा, डिसिप्लिन और डिप्लोमेसी, ये 3 फैक्टर्स तय करेंगे कि दुनिया रिसेशन से कैसे निपटेगी। शायद सबसे बड़ा सच ये है कि इकोनॉमी सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस का गेम है। जब तक कॉन्फिडेंस जिंदा है, मार्केट्स खड़े रहते हैं। जब कॉन्फिडेंस टूटता है, क्रैश होता है। तो क्या 2026 में कॉन्फिडेंस टूटेगा, या फिर दुनिया फिर से एक मुश्किल दौर को पार कर लेगी? ये कहानी अभी लिखी जा रही है और हम सब इस कहानी का हिस्सा है।